एक दुनिया ऐसी भी। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसे 60 माता पिता और केयर गिवर्स ने लिखा है और जिसे एक सूत्र में पिरोया है सीएमए रविंद्र कुमार दुबे जी ने। यह पुस्तक इन अभिभावकों और देखभालकर्ताओं के अनुभवों को साझा करती है कि कैसे उन्होंने स्पेक्ट्रम में मौजूद अपने बच्चों की परवरिश की, किन चुनौतियों का सामना किया और उन्होंने अपनी अनोखी राह कैसे खोजी। इस संवाद श्रृंखला के जरिए स्पेक्ट्रम दी अवेयरनेस प्रोजेक्ट और एक दुनिया ऐसी भी मिलकर एक पहल कर रहे हैं जिसका उद्देश्य है अन्य माता पिता और केयर गिवर्स को प्रेरित करना, साथ ही साथ समाज में जागरूकता फैलाना, ताकि हम सब मिलकर एक समावेशी समाज का निर्माण कर सके। नमस्कार, मैं हूं रंजना पंच और एक दुनिया ऐसी भी पुस्तक से जुड़ी इस श्रृंखला के आज के सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां हम उन सभी माता पिता और देखभालकर्ताओं से बातचीत करते हैं जिन्होंने इस पुस्तक में अपना योगदान दिया है और अपनी यात्रा साझा की है। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि इस पुस्तक के विषय में और अधिक जानने के लिए अब तक के प्रकाशित सारे सत्र जरूर से देखें और अभिभावकों और बच्चों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए पुस्तक को जरूर से पढ़ें। इस पुस्तक का लिंक आपको हमारे पेज में मिल जाएगा। आज का हमारा संवाद है अनामिका जैन और अजय जैन जी के साथ, जो अविजित और आरोही इनके माता पिता हैं। इन दोनों ने न केवल अपने बच्चों के विकास में अद्भुत समर्पण दिखाया है, बल्कि साथ ही साथ अन्य परिवार वालों के लिए भी उदाहरण बने हैं। तो अनामिका जी और अजय जी, आप दोनों का स्पेक्ट्रम दी अवेयरनेस प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत है। वेलकम मैम, वेलकम सर। जी नमस्ते आप सभी को। जी मैम और सर, मैं सबसे पहले तो चाहूंगी कि आप दोनों बारी बारी से अपने विषय में दर्शकों को बताएं और साथ ही साथ आप स्पेक्ट्रम में मौजूद बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं उसके विषय में भी थोड़ी जानकारी दें। जी मैं अनामिका जैन। मैं वैसे तो स्पेशल एजुकेटर भी हूँ और नॉर्मल स्कूल में लेक्चरर हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में। विगत 32 ईयर्स से बच्चों की पढ़ाई के साथ जुड़ी हुई हूँ। लेकिन ये जो मतलब इस फील्ड में, इस सेक्टर में आने का एक खास मकसद था। मेरा बेटा अभिजीत 29 साल पहले पैदा हुआ और वो एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चा है, तकलीफ में मतलब बौद्धिक दिव्यांग बच्चा है। और जब उसके जन्म के बाद करीब 1.5 साल बाद हम लोगों को समझ में आया कि वो स्लो लर्नर है और अपने माइलस्टोन्स जो है वो बहुत अच्छे से टाइमली कवर नहीं कर पा रहा है। तब फिर ये समझ में आता रहा कि इसके लिए हमें कुछ अलग प्रयास करने होंगे और फिर पीडियाट्रिशियन और स्पेशल एजुकेटर और वो लंबी यात्रा शुरू हुई जिससे सभी माता पिता होकर गुजरते हैं। और उसकी इस यात्रा में मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने को एक दूसरे रूप में ढाला, एक दूसरे रूप में तैयार किया, जो कि शायद सामान्य बच्चों के पेरेंट्स की स्ट्रीम, उनकी यात्रा अलग होती है, लेकिन हम लोगों की जो संघर्षमय यात्रा थी, लेकिन उसको एक संघर्ष के साथ एक आनंद के रूप में भी ढाला। और खोज तब से जारी है, अभी भी जारी है कि हमारे विशेष बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन जिंदगी जीने का क्या हो। तो इस तरह से चल रहा है, ये मेरा परिचय है। नमस्कार। मैं अजय जैन। अभिजीत और आरोही दो बेटे हैं और इन्होंने सब बता दिया। इनके साथ मिलकर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ज्वाइंटली काम करते हैं और इस पूरे श्रेय, हमारा जो संस्था, जो काम का श्रेय हम लोग मिलकर करते हैं। मैंने सिविल इंजीनियरिंग एमई सिविल करा है GSITS इंदौर से, और मैं एज ए आर्किटेक्ट बिल्डर ऑक्यूपेशन है मेरा। और इसके कारण मुझे ये जो ग्रुप होम कंसेप्ट है हमने जो करा है, इसमें काफी आसानी रही काम करने में। जिस तरह आप लोग जो काम कर रहे हैं स्पेक्ट्रम में मौजूद बच्चों के लिए, उसके विषय में भी कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, मैं वैसे तो अपने बच्चे के साथ ही काम शुरू किया था
और उसकी समस्याओं के समाधान में अलग अलग तरह के प्रयास किए। मतलब इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर जो बेस्ट फैसिलिटीज थी वो तो हम लोगों ने अभी की अपने बच्चे तक पहुंचाया। और उसके बाद में पूरे भारत में भी जहां कुछ अच्छा मिला, पूना में और बेंगलुरु में, जहां भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे और हमारे जो अभिजीत के मतलब जीवन यापन के लिए और उसको सशक्त बनाने के लिए जो प्रयास करने थे वो सब हम लोगों ने किए और उनसे बहुत परिवर्तन भी आया। और इसी कड़ी में मैं सबसे पहले बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ और उनको याद करती हूँ, आदरणीय धीरू भाई पटेल, जिन्होंने की मंगल मूर्ति विकलांग ट्रस्ट जूनागढ़ की स्थापना की है। जब उनसे मिलने का मौका मिला तो वो हिम्मत आई कि हम लोग अपने बच्चे के अलावा भी दूसरे बच्चों के लिए काम कर सकते हैं। और ये केवल ऐसा नहीं है कि हम मतलब सोसाइटी में हमारे बच्चों के लिए प्रयास करें, ये एक ज्वाइंट एफर्ट है। और इसमें हम मतलब अलग अलग माता पिताओं के साथ अलग केयर गिवर्स और इस फील्ड के एक्सपर्ट्स और जो जानकार हैं उनको साथ में लेके उनसे मदद लेते हुए हमारे बच्चों की मुश्किलों को हम आसान कर सकते हैं। और ये हुआ। और जब होता देख के एक कॉन्फिडेंस आया कि ये यदि हम ये प्रयोग करते रहेंगे और कुछ स्पष्ट राह पर चलते रहेंगे जिसको कि मतलब हमारे बच्चों के फायदे के लिए किया जाना है, तो वो एक विजन क्लियर हुआ और उस तरह से प्रयास किए। और वर्तमान में भी हम लोग प्रयास करते जा रहे हैं सारी जिंदगी। मतलब अब ये एक कहना चाहिए, पहले एक जिम्मेदारी थी, अब एक शौक है या अब एक कॉन्फिडेंस है कि जो रास्ता मिला है वो भगवान ने हमें दिया है, तो बहुत विशेष जिम्मेदारी और विशेष मौके दिए हैं पेरेंट्स के रूप में हमें। तो हम लोग इस तरह से आगे आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों के हित के लिए काम कर रहे हैं। जी जी, आपने बहुत ही सही कहा कि एक गेम सॉरी एक गोल के साथ, एक एम लेकर के जब हम सबके सहयोग के साथ काम करते हैं तो चीजें और बेहतर होती हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि ये काम जो आपने शुरू किया है, ये विजन, इस विजन के साथ आप और भी अच्छा काम करें और भी सपोर्ट सिस्टम आपका स्ट्रांग बने। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछना चाहूंगी जो पुस्तक के विषय में है कि एक दुनिया ऐसी भी किताब से आप कैसे जुड़े हैं, इससे जुड़ने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? जी, ये आदरणीय रविंद्र जी के से संपर्क रहा मेरा जब मेरे बेटे को नॉर्मल स्कूल में भर्ती करने का एक विचार था और एक इच्छा भी थी कि हमारे बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह पढ़ाई करें, उनके साथ कॉम्पिटिट करें और कुछ जिन प्लेटफॉर्म पे वो साथ दे सकते हैं सामान्य बच्चों के साथ, उस तरह का व्यवस्था सरस्वती संस्कार मंदिर में की गई थी। और वहां से ही मेरा परिचय दुबे जी से हुआ और तब से हम लोग कभी ना कभी कहीं मिलते रहे हैं। तो जब उनका फोन आया कि आप इस किताब के लिए एक लेख लिखेंगी, तो मुझे तो ये एक अच्छा मौका था अपनी बात सब तक पहुंचाने का। और इस मौके को मैंने फायदा लिया और आप तक पहुंचे और अब इतने बड़े ग्रुप के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट को ले जा पा रहे हैं। तो इस तरह से मिलना हुआ दुबे जी से, है ना। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे कॉल किया था और आज हम आपके साथ हैं। इस बहाने हम सभी एक दूसरे से जुड़े, ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और इसी तरीके से हम भी आप लोगों के साथ मिल करके कुछ कर पा रहे हैं, कुछ बेहतर कर पा रहे हैं और भी लोगों तक इस थॉट को पहुंचा पा रहे हैं, इसकी हमें बेहद खुशी है। और सर, जी, मैम, आप दोनों से ही एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि अ, ये जो पुस्तक है उससे एक अभिभावक के तौर पे आप लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं? जो जितने भी लोग इसे पढ़ेंगे उन वो इसे किस तरीके से देखें, समझें, आप क्या अपेक्षाएं रखती हैं? इसमें सर हाँ आप। मैं बताता हूँ। ये जो पुस्तक है इसमें अलग अलग पेरेंट्स ने अपने अनुभवों को साझा किया है। और सब बच्चे इंडिविजुअल, सब बच्चे का अलग स्थितियां रहती हैं,
उनके बारे में उन्होंने पेरेंट्स ने जो जो अनुभव से अपना जो चैलेंजेस थे उनको एक्सेप्ट करा और आगे बढ़े और सोशली समाज में एक स्थान अच्छा बनाया बच्चों के साथ रहते हुए। तो ये सब अनुभवों का जो भी इनको पेरेंट्स जो यंगर पेरेंट्स नए जो आ रहे हैं उनके लिए एक बड़ा मार्गदर्शक किताब रहेगी है कि उन सबका अनुभवों को साझा करते हुए और अलग अलग परिस्थितियों में कैसे आगे बढ़ना है और क्या करना है और एक डायरेक्शन एक को दिशा देती है किताब मिलेगी। ये सब अनुभवों को पढ़ने के बाद निश्चित अच्छी दिशा मिलेगी और वो बच्चों को अपने समाज में स्थापित करने के लिए बहुत सहायक है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। मैम आप भी कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल। ये ऐसा मतलब गाइडलाइन है ये बुक जो है। एक तो पेरेंट्स को एक्सेप्टेंस के लिए जो एक स्ट्रगल होता है कि हमारे बच्चों को हम कैसे स्वीकारें, इसके लिए जब इतने सारे अनुभव उनके पास होंगे कि इतने सारे पेरेंट्स ने अपनी यात्रा सफल तरीके से की है, इतना अच्छा रास्ता चुना है बच्चों को मजबूत करने का, तो उससे वो प्रेरित होंगे। और उनको भी बहुत मतलब अलग अलग मेथड्स, अलग अलग स्थितियां, अलग अलग मतलब स्ट्रगल, मतलब हमारा स्ट्रगल नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया है, ये उनको एक मैसेज मिलेगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो ये बहुत ही सहायक है। और मैंने भी जब भी इस मतलब इस कहना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने में जो भी प्रयास किए, उसमें बुक्स का बहुत सहारा लिया हर समय पे। तो वो ये इस तरह की किताबें हमें वो रास्ता दिखाती हैं जो कि हमें शायद कहीं और नहीं मिलता। तो ये तो बहुत उपयोगी किताब है। और इस फील्ड के, बल्कि सामान्य व्यक्ति जिनको इस तरह के स्ट्रगल से नहीं जुड़ना पड़ता, जिंदगी में दूसरे तरह के स्ट्रगल मिलेंगे, उनको भी बहुत प्रेरित करेगी ये किताब और हमारे माता पिताओं के अनुभव। तो ये एक अच्छी पहल है। जी हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं जो सिमिलर जर्नी से गुजर रहे हैं। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी को अपनी राह पे चलने के लिए, एक मजबूती प्रदान करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये पुस्तक कई लोगों के लिए एक गाइड बुक की तरह तो डेफिनेटली काम करेगी, जहाँ इतने सारे लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। तो जी। अगला सवाल मैम मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि कई परिवार जन होते हैं जो आज रेसिडेंशियल सेटअप या हॉस्टल ऑप्शंस को लेकर के सोचते हैं। तो आपके अपने अनुभव भी रहे हैं, क्योंकि आपने शेयर किया था कि अभिजीत वो करीबन 8 साल घर से दूर रहे थे रेसिडेंशियल सेटअप में। तो आपके अपने अनुभव भी रहे हैं, प्लस अभी करेंटली आप खुद भी ये काम कर रहे हैं मिल करके। तो ऐसे रेसिडेंशियल सेटअप्स में माता पिता को किन विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से मानदंड होने चाहिए जिनको ध्यान में रखना चाहिए, इस विषय में भी आप थोड़ा गाइड करेंगे तो सभी के लिए आसानी होगी। जी। मैडम ये था कि जब इस सेक्टर को समझना शुरू किया, बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे पेरेंट्स से मिलना हुआ, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के अनुभव देखने में आए। और इसी मतलब कड़ी में 2001 और फिर 2011 में मुझे जनगणना के अंदर सर्वे का मौका मिला, सर्वे करने का एज अ टीचर। मैं गवर्नमेंट की तरफ से मुझे मिला ये मौका। तो मेरी उत्सुक उसमें एक कॉलम था कि उस समय दिव्यांग तो नहीं शब्द चलता था, विकलांग, कि यदि कोई घर में विकलांग है। तो जब ऐसा प्रश्न हम परिवारों से पूछते थे तो ऐसे जवाब मिलते थे, हमारे यहाँ तो हम लोग सब अच्छे हैं, हमारे यहाँ कोई दिव्यांग नहीं है, कोई विकलांग नहीं है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है वो। लेकिन कुछ परिवार ऐसे मिले कि जिन्होंने कहा कि इस ये मतलब क्यों पूछ रहे हैं आप। तो हमने कहा गवर्नमेंट का क्वेश्चनायर है और हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि यदि कभी कोई दिव्यांग व्यक्ति है परिवार में, तो शायद शासन को इनकी योजनाएं बनाने में कुछ मदद मिलेगी, इनकी आबादी की गणना होगी, इसलिए। तब फिर कोई व्यक्ति बता, मतलब ज्यादातरों ने इसी स्थिति में बताया कि हाँ हमारे यहाँ है। कौन है? तो वो पीछे के कमरे में है।
तो भाई पीछे के मतलब हमने तो कभी नहीं देखा। अच्छा, और ये होता था हमारे घर के आसपास की लोकेलिटी ही मिलती थी हमें। तो ये हमने देखा कि इस घर में से हमें कभी भी कोई दिव्यांग बच्चा नहीं दिखा। और चूंकि हमारी उत्सुकता थी इस सेक्टर में काम करते और अपने बेटे को मैनेज करते थी ही जानकारियां लेने की, तो देखा कि कोई कभी उनके घर में नहीं दिखा। लेकिन जब ये जानकारी ली गई तो उन्होंने लिखाया। फिर बाद में भी जब हम उन घरों के आगे से गुजरते थे तो झांक मतलब इस तरह से ऐसा देखने का मन होता था कि वो बच्चा बाहर है क्या, वो बच्ची बाहर है क्या। तो देखा कि ये इनको छुपा के रखा जा रहा है। और अच्छा, ये तो हुआ एक सामाजिक पक्ष, उस परिवार का पक्ष। लेकिन जब परिवार की तरफ से देखा जाए, सोचा जाए, तो परिवार के पास एक्सपोजर के लिए ज्यादा मौके नहीं थे कि अपने दिव्यांग बच्चे को, बेटे या बेटी को, वो समाज में किस तरह से ले जाएं, क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा की बाहर हंसी का पात्र बनेंगे, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में वो ये नहीं चाहते हैं कि दुनिया देखे कि हम लोग कमजोर हैं, हमारा परिवार कमजोर है, हमारा बच्चा कमजोर है। तो ये एक जो दुर्भावना थी या इस बच्चों के प्रति एक इस तरह की सोच थी, इस सोच से बाहर निकलना भी जरूरी है। तो ये बच्चों को मौके बहुत कम थे, स्पेशल स्कूल्स बहुत कम थे। और 18 साल की उम्र के बाद तो मौके बिल्कुल ही बंद थे। छोटे 18 साल तक के बच्चों के तो फिर भी स्पेशल स्कूल्स हैं, लेकिन नॉर्मल मतलब 18 साल के बाद बच्चा क्या करे, लड़का है या लड़की, बॉर्डर लाइन केस है या सीवियर है या मॉडरेट है, सभी की प्रॉब्लम एक जैसी थी। अच्छा, ये तो हुआ। फिर इस बीच एक किताब पढ़ने में आई डॉक्टर रीता पेशावरिया की, मूविंग फॉरवर्ड करके। तो वो उस समय निमहंस की डायरेक्टर थी, हैदराबाद सिकंदराबाद में डायरेक्टर थी वो। तो उनकी किताब पढ़ने में आई, तो उनने जो है वो रेसिडेंशियल सेटअप की खिलाफत की थी कि रेसिडेंशियल सेटअप बिल्कुल जरूरी नहीं है, कि फिर हम हमारे स्पेशल बच्चों को हम परिवार से दूर ना करें, हम परिवार में ही सुविधाएं पैदा करें और उनकी देखभाल करें। लेकिन ये वास्तव में हो नहीं पा रहा था। मतलब सिद्धांततः तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। इस इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हमारी सोसाइटी मतलब दिव्यांगजन फ्रेंडली नहीं है। और कम से कम 25-20 साल पहले तो और भी नहीं थी, अभी तो फिर भी मौके हैं। तो फिर सोचा कि कैसे चलेगी जिंदगी, 18 साल के बाद बच्चे कहाँ रहेंगे। और खासकर मेरे बेटे की जो प्रॉब्लम थी उसमें वो हाइपर एक्टिव एडीएचडी था, है ना। तो ये स्लो लर्नर एडीएचडी है, तो हम लोग मैनेज करने में बहुत उसको मुश्किलें उठाते थे। और फिर एक ये भी है कि मैं एज अ मतलब इंडिविजुअल, मैं चाहूँ, मेरे हस्बैंड चाहें कि मेरी प्रोग्रेस हो, मैं आगे बढ़ूं, मैंने इतनी पढ़ाई की है, तो हम लोग कोई भी बैरियर नहीं चाहता अपनी जिंदगी में। तो ठीक है, यदि हमारा बेटा किसी सेटअप में अच्छे से है, कुछ सीख रहा है, तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। उस समय मेरा बड़ा बेटा भी, जो कि अभिजीत से 4 साल बड़ा है, वो भी अपने स्कूलिंग कॉलेज की पढ़ाई शुरू मतलब कर ही रहा था। तो उसकी भी बड़ी प्रॉब्लम्स थी कि अभिजीत कॉपरेट नहीं कर रहा है, हम कैसे उसको संभालें। और अभिजीत की ये प्रॉब्लम थी कि हमारा सिस्टम उसको कंफर्ट नहीं दे रहा था, उसको बिजी नहीं रख रहा था, एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रख रहा था। तो ये वाला जो एक प्रॉब्लम है, वो रेसिडेंशियल सेटअप से सॉल्व होता है कि रेसिडेंशियल सेटअप में हमारे बच्चे अपनी एक्टिविटीज के साथ अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाते हुए जिंदगी बिताएं, और पेरेंट्स अपनी प्रोग्रेस कर सकते, भाई बहन अपनी प्रोग्रेस। और किसी को ये बोझ नहीं लगेगा कि इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। तो ये प्रॉब्लम बहुत मैनेज होती है, सॉल्व होती है। ये तो है जब हम बच्चा सीख रहा होता है उसको। जैसे अभिजीत को मैंने रेसिडेंशियल सेटअप जूनागढ़ में भेजा, उसके पहले वो सेल्फ हेल्प में इंडिपेंडेंट नहीं था, उसके साथ हम लोगों को बिल्कुल लगे रहना पड़ता था। इस बात से वो बिल्कुल चिड़चिड़ा हो रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, वो मेथड्स हमें नहीं पता थी कि इसको कैसे सिखाया जाए। एक्सपर्ट से मिलके हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो अक्षरशः वैसे फॉलो अप नहीं हो रहा था। तो अन्याय हो रहा था उसके साथ। और इधर अन्याय हमारे परिवार के साथ भी हो रहा था कि हमारी प्रोग्रेस वैसे नहीं हो रही थी जो होना चाहिए। तो ये रेसिडेंशियल सेटअप पेरेंट्स को आगे बढ़ने का, बच्चे को आगे बढ़ने का पूरा मौका देते हैं। तो ये इसलिए जरूरी है। और फिर अब तो ये कौन, अब तो अब एकल परिवार है। अभी मैंने किताब में भी लिखा है, छोटे बेटे की समस्या थी, लेकिन
बाद में बड़े बेटे की भी समस्या सामने आ गई। तो यदि रेसिडेंशियल सेटअप हम लोगों ने नहीं बनाया होता तो आज हम इस दोहरी समस्या के समाधान नहीं कर सकते थे, या हम कमजोर हो चुके होते, हम लोग अपने को तकलीफ में मान लेते। तो ये ऐसा कुछ नहीं होगा यदि हम समाज की और हम जो एक्सपर्ट्स की मदद लेके हमारे बच्चों का रिहेबिलिटेशन करें। और ये इसमें हम लोग सफल हुए हैं। अपने बच्चे का तो की संभाल तो हुई है, दूसरे जो एडल्ट्स हैं, दूसरे जो युवा हैं, उनकी भी संभाल हुई है, और वो पेरेंट्स, वो परिवार भी बहुत खुश हैं। तो मतलब समझ लीजिए कि 7 या 8 बच्चे हमारे यहाँ, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 35-40 लोग, 100 लोग तो करीब राहत में हैं, और सारा सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। तो रेसिडेंशियल सेटअप इसलिए जरूरी है। जी जी। सर, आपने भी कुछ बातें शेयर की थी ट्रांसपेरेंसी के विषय में, मतलब जो पॉइंट्स और भी जो पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि किसी भी रेसिडेंशियल सेटअप को चुनने के लिए, तो आप क्या वो शेयर करना चाहेंगे अभी? जरूर। जी। अच्छा, एक तो रेसिडेंशियल सेटअप से पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। ग्रुप होम कंसेप्ट, तो ये क्या है कि जो ये बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, ये आपस में मिल के, और ग्रुप होम हमने जो संस्था बनाई, बड़े ज्यादा बच्चों के हिसाब से नहीं बने। कुछ बच्चे, 8 बच्चे, 15 बच्चे, 10 बच्चे मिलके ग्रुप होम कंसेप्ट पे काम करें। और पेरेंट्स जो हैं, ये मान के चलें कि संस्था को सक्सेस होना है तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और एक पेरेंट्स की जगह यदि 11 पेरेंट्स मिल गए, एक और एक दो 11 हो जाते हैं। इस प्रकार से पेरेंट्स जुड़ जाएं और अपना बच्चों के लिए जो भी कर सकते हैं उनका ग्रुप होम के उसमें योगदान दें, प्रॉपर्टी से शेयर करें, अपनी प्रॉपर्टी तक शेयर करें, और पूरा मूर्त रूप इसको, ग्रुप होम को बनाएं, है ना। एक तो ये कहना चाहता था। अच्छा, दूसरा, इसके अंदर क्या क्या जरूरी चीजें हमें देखना है। तो पहला तो मैंने आपको ये बताना चाहूंगा कि ग्रुप होम में पारदर्शिता पूरी होना चाहिए। कोई भी ग्रुप होम है, उसमें जो भी बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को हम लोग पूरा कैमरे लगाते हैं संस्था में। हर हर कमरे में, हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। और उनको पूरा हमने उसका कैमरे का व्यू उनको दे रखा है, लिंक वगैरह सब दे रखी। तो इतने सारे जो पेरेंट्स हैं, ये कैमरे उन बच्चों की आंखें हैं, मतलब पेरेंट्स की आंखें हैं ये, जो देख रहे हैं बच्चों को। और इससे क्या होता है कि जो भी समस्याएं आती हैं बच्चों को केयरिंग में, सब चीजें कुछ ना कुछ, कोई पेरेंट्स से हमें पॉजिटिव सजेशंस मिलते हैं जिससे हमारा इम्प्रूवमेंट होता है, और कमियां दूर करने में ये हमें बहुत सहायक करते हैं। और पेरेंट्स को भी एक घर जैसा माहौल आ जाता, समझ लो कि बच्चा तो घर में ही है, कभी भी देख सकते हैं, कभी भी बच्चा क्या कर रहा है, तो बहुत खुशी मिलती है ना ये। जी जी। तो मतलब एक तो ये जरूरी है, ये एस्पेक्ट मैम ने भी समझाया, और जरूरी के साथ साथ पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी कितना इम्पोर्टेंट है, ये आपने भी बहुत ही अच्छे से समझाया। और कुछ कमेंट्स हैं, फेसबुक लाइव पे हम जा रहे हैं तो उस पे कुछ कमेंट्स हैं, तो मैं वो शेयर करना चाहूंगी। ब्रिजमोहन सर ने लिखा है, कुछ पंक्तियां लिखी हैं उन्होंने। हम अकेले नहीं, हमारे हौसले हमारे साथ हैं, जो हमें दीनहीन समझे उनके लिए ललकार है। ये ब्रिजमोहन जी ने, उन्होंने लिखा है। रविंद्र दुबे जी ने लिखा है, सर ने, अजय जी और अनामिका जी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़े और बढ़ते गए। अभिजीत के साथ साथ उसके जैसे बच्चों के विकास के लिए प्रयास किया, आज भी प्रयासरत है, साधुवाद। उन्होंने लिखा है। नीना लिख रही हैं, यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क अनामिका मैम एंड सर। रविंद्र जी ने एक और कमेंट दिया है, अपनी जर्नी में अनामिका जी ने लिखा है कि ब्रह्मांड में अनेकों सुखों और दुखों के बीच मेरा दुख एकमात्र चींटी से भी छोटा है, बहुत ही पॉजिटिव सोच है। तो ये कुछ कमेंट्स हैं।
जो फेसबुक लाइव पे अभी आ रहे हैं, आप इन्हें बाद में भी देख सकते हैं और उस पर रिस्पॉन्स अपना दे सकते हैं। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सर। पहले आपसे पूछूंगी, वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़ा ये सवाल है कि बच्चों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, और जितने भी पेरेंट्स हैं इस दिशा में वो क्या क्या कर सकते हैं ताकि बच्चे आत्मनिर्भर बन सके। ये वोकेशनल ट्रेनिंग इन बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। यह एक इनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण स्थान हिस्सा रखता है। वोकेशनल ट्रेनिंग से हमें क्या क्या इनसे क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला, वोकेशनल ट्रेनिंग से इनका बिहेवियर इशू सॉल्व होता है। बच्चों के अंदर जो भी बिहेवियर समस्याएं होती हैं, एकाग्रता नहीं होती है, इधर उधर का जो घूमना होता है, तो बच्चों को क्या डेली एक्टिविटी में 4 से 5 घंटे यदि ये कोई जो भी जिसकी जैसी स्किल डेवलप कर लेंगे हम, जो जिसमें जितनी योग्यता है उसके हिसाब से उसको काम दिया जाए, तो डेली वो काम जब वो रोज रोज वो काम करेंगे तो उनकी ट्रेनिंग होगी, ब्रेन ट्रेंड हो जाएगा, तो उतना समय उनका अच्छे से निकलेगा, बिहेवियर इशू सॉल्व होंगे। दूसरा, एक किसी भी कार्य को जब करते हैं, जब वो चीज बन के तैयार होती है वोकेशनल में, तो एक खुशी मिलती है हमें कि ये मैंने बनाया, तो एक कॉन्फिडेंस बनता है। तो ये बच्चों में भी आता है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल झलकता है। जो बच्चा आप देखोगे 4-5 साल वोकेशनल में कर लेगा, तो वो इतना कॉन्फिडेंस से करेगा, मतलब तो उसका वो कॉन्फिडेंस हर जगह पे काम आएगा। वो समाज में जाएगा, कहीं पर भी वो घूमने फिरने जाएगा, तो वो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आता है बच्चों को। किसी भी जगह पे सोशली वो लोग बात करेंगे अच्छे से, क्योंकि वो 4-5 घंटे वोकेशनल ट्रेनिंग से काफी उसको परिपूर्णता अपने में महसूस होती है ना। और आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भी होगा बच्चा। अभी रिसेंटली अभी ये हमने सोचा है, ऐसा मतलब ऐसा स्वप्न है मेरा कि बच्चों को इतना आत्मनिर्भर हो जाए कि बच्चों का जो अर्निंग्स है वो पेरेंट्स का भी पैसे का लोड हट जाए। अभी तो पेरेंट्स को सब चिंता करना पड़ती, पूरा कंट्रीब्यूशन करना पड़ता। आगे ऐसा प्लान, ऐसा है, मतलब इच्छा है कि जैसे अभी हम क्राफ्टिजन फाउंडेशन करके है संस्था, उन्होंने करीब 1.5 साल पहले हमें पता पड़ा, फिर उन्होंने हमें सिलेक्ट करा और हम लोग पिछले साल 1.5 साल से उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो उसमें इन बच्चों से संबंधित वोकेशनल कई हजारों एक्टिविटी वो लोग रिसर्च कर चुके हैं। प्रोडक्ट बना सकते हैं बच्चे, क्या है, बहुत सारे, मैं अभी एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ। तो इस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके और रियल मार्केट को फेस करते हुए वो लोग पूरी ट्रेनिंग, आपको गाइडेंस मिलता है कि मैंने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रखना, आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना, कैसे सेल करना, सेल ऑल, मतलब आप कुल मिला के आप अर्निंग करिए। तो बच्चों को, और उसमें आप कुछ कमजोर वर्ग के कुछ एक आध नॉर्मल जिनको नीडी जो पर्सन है उनको इन्वॉल्व करिए, कि जो कि उस गैप को भर सके, कि जो कि मार्केटिंग से संबंधित है या जो बच्चों का हिस्सा जो कमजोर है, इस तरीके से उनको ज्वाइन करके और आगे चल के आप मार्केट में इनका अच्छी कॉम्पिटिटिव तरीके से इनका वोकेशनल को आप बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। मुझे तो ऐसी आशा है। तो मैं तो इस पे काफी मतलब प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ कि उन लोगों ने हमको ऐसा मौका दिया और हम लोग उस पे कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये भी इसका। जी जी। मैम, आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगी इस विषय में, जी, वोकेशनल हाँ ट्रेनिंग जी, के विषय में। बिल्कुल। देखिए, जैसे हमारे जिंदगी में हम पूरा टाइम सारे दिन क्या करेंगे, ये तय रहता है कि हम लोग पता है हमें क्या हमारा लक्ष्य है, हमें क्या करना है। लेकिन हमारे दिव्यांग बच्चों के पास बहुत बड़ा विजन नहीं होता, बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं होती, बहुत बड़ा डायरेक्शन नहीं होता। वो सेल्फ मोटिवेशन से अपने आप सब कुछ नहीं कर पाते, गाइडेड वे में वो बहुत कुछ कर पाते हैं। तो ये जब एक शेड्यूल, फिक्स शेड्यूल हम उनके ऊपर लागू करते हैं और उनको एक शेड्यूल के अंदर रहने की ट्रेनिंग देते हैं, तो फिर कुछ बहुत सारे घंटे ऐसे होते हैं जब उन्हें किसी काम के साथ लगाना है ना। क्योंकि आपने मतलब एकेडमिक्स भी एक लेवल तक सीख लेंगे, फिर ग्रुप, फिर एकेडमिक्स में आगे बढ़ने के तो बहुत ज्यादा चांस नहीं है।
IQ लिमिटेड मतलब फिक्स है तो आप एकेडमिक्स में रुक जाएंगे। फिर आप फिजिकल भी करेंगे तो फिजिकल के भी कुछ घंटे हैं, वहां पे भी आप रुक जाएंगे। लेकिन कुछ तो हमारे पास इतने घंटे मिलते हैं कि हमें कुछ काम करना है, तो वो काम जिस बच्चे के अंदर जो हर तरह की ट्रेनिंग दे प्री वोकेशनल स्टेज पे दी जाती है कि अब वो कौन सा स्किल वो सिलेक्ट कर सकता है, उसमें कितनी क्षमता का विकास हुआ है कि वो अब किस तरह का काम कर सकता है। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है पेरेंट्स की भी और संस्थाओं की भी कि हम उन्हें वोकेशनल जो एस्पेक्ट मतलब वोकेशनल के जो कहना चाहिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उनसे इंट्रोड्यूस कराएं, उनको ट्रेंड करें, और जो बच्चा जिसमें एडल्ट काम में आगे बढ़ सकता है वो सुविधाएं उपलब्ध कराएं, उसका कच्चा माल दें, उसकी मार्केटिंग करें, उसके लिए माहौल तैयार करें। तो ये बहुत जरूरी भाग है जिंदगी का, तो हमारे बच्चों के लिए भी है। और ये बिल्कुल तय नहीं है कि हर बच्चा उस लेवल का काम कर पाए जो हमने सोचा है, लेकिन हम यदि उसको अलग अलग मौके देंगे तो हर बच्चे की जो क्षमता है वो, जैसे अभी हमारे यहाँ लिफाफे बनने का बहुत काम होता है, तो एक बच्चा नहीं बना सकता, वो लिफाफे जमाने का काम बहुत अच्छा करता है। जिनने बनाए उनके लिफाफों को सुखाने के लिए जमा के आना, और बहुत खुश होता है कि मैंने किया। तो ये मौका देना हमारे दिव्यांग युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। तो ये इसका वोकेशनल का ये महत्व है। और दुनिया में आजकल मतलब बहुत मौके मिले हैं, मतलब यदि हम 20 साल पहले देखें तो चीजें लिमिटेड थी, अब ऑप्शंस खुले हैं और बहुत उपलब्धताएं बढ़ी हैं, तो इन मौकों का फायदा हम पेरेंट्स को और संस्थाओं को उठाना चाहिए। ये जी। है। मतलब अगर कहा जाए तो जो भी संस्थाएं हैं जो इसमें हमारी सहायता कर रही हैं उनसे भी जुड़ना जरूरी है, साथ ही साथ अपने बच्चों को ऑब्जर्व करना भी जरूरी है कि वो उनकी क्या कैपेबिलिटीज है, कौन सा बच्चा किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, उस हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो उसमें फ्लरिश कर सके, ज्यादा बेहतर अपना परफॉर्मेंस दे सकें और अपनी अर्निंग का भी एक सोर्स क्रिएट कर सके। जी मैम और सर, कुछ कमेंट्स भी हैं इस चीज से रिलेटेड। इस जवाब को सुन करके कुछ कमेंट्स आए हैं, वो मैं पढ़ देती हूँ। नीना कहती हैं कि बिल्कुल सही कहा, कॉन्फिडेंस तभी होगा जब उनको काम करने का मौका मिले। और उन्होंने ये भी कहा है कि ब्यूटीफुल इनिशिएटिव, वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर बीइंग सेल्फ इंडिपेंडेंट। टीम स्पेक्ट्रम की ओर से भी कमेंट है कि वोकेशनल ट्रेनिंग हमारे दिव्यांग बच्चों और वयस्कों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती है। इसके माध्यम से वे अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कौशल सीखते हैं, जैसे सिलाई, कुकिंग, कंप्यूटर, हैंडीक्राफ्ट आदि। यह प्रशिक्षण न केवल उन्हें रोजगार या आत्म रोजगार के योग्य बनाता है, बल्कि उनके आत्मविश्वास और गरिमा को भी बढ़ाता है। समाज से जुड़ाव और उपयोगी महसूस करने की भावना उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाती है। संक्षेप में, वोकेशनल ट्रेनिंग स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता और समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जी हाँ। नीना ने उन्होंने और भी कमेंट्स दिए हैं। हैट्स ऑफ टू योर एफर्ट्स एंड डेडिकेशन, गिविंग अपॉर्चुनिटी टू ईच किड एज पर देयर एबिलिटी। उसके लिए उन्होंने आपको गुड विशेस दिया है। और रविंद्र जी ने लिखा है अच्छे सेशन। अच्छा उन्होंने बधाई दी है हमें आपके सारे जवाब वगैरह जो आपने अभी दिए हैं उनके लिए रविंद्र सर ने बधाई दी है। और इसी के साथ मैं एक आखिरी प्रश्न है जो हम सभी अभिभावकों से पूछते हैं कि आप एक अभिभावक के तौर पे समाज को अपना क्या संदेश देना चाहते हैं, और ऐसा कोई एक विचार या भावना है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहें। जिससे अब जी मैम आप दोनों से रिक्वेस्ट होगा, हाँ दोनों हाँ एक हाँ। करके अपनी अपनी देखिए, बात जरूर से शेयर कोई करें। भी कोई भी संघर्ष बाधा नहीं होती है, बल्कि पूरे समुदाय को और आने वाली पीढ़ियों को एक प्रोत्साहन, एक संदेश देके जाती है। तो संघर्ष कभी भी जाया नहीं होता, कभी भी बेकार नहीं जाता, क्योंकि हम आगे आने वाली पीढ़ियों को और हमारे समुदाय को और हमारे मतलब भविष्य की ओर हमारा ये एक मैसेज है
तो ये तो सभी पेरेंट्स को करना चाहिए, क्योंकि कभी भी दिव्यांग बच्चा कभी भी किसी भी परिवार में आ सकता है। और परिवार में क्यों, हमारी जिंदगियों में भी कभी कभी व्यक्तियों को दिव्यांगता का सामना करना पड़ता है। तो दिव्यांगता कोई जीवन रोक देने की घटना नहीं है, इसको अलग तरह से जीने की घटना है। तो पेरेंट्स को और जो हमारी समाज को अपनी सोच को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि एक मेन स्ट्रीम के साथ हमें भी हमारे इन दिव्यांग बच्चों के साथ चलना है, और हमें इनको कुछ विशेष परिस्थितियां निर्मित करके इन्हें संभालना है और आगे बढ़ना है। और हमारा मिशन चालू है। आप इस मंच के माध्यम से भी मैं बताऊंगी कि हम लोग अभी अपने इस प्रोजेक्ट के एक्सपांशन की स्टेज में है, और जो इतने सालों में जो एक रिसर्च भी चली है कि काम तो किया ही है, साथ में एक खोजबीन भी चलती रही है कि और अच्छा क्या, व्हाट आफ्टर अस, हमारे बाद क्या। और ये हर पेरेंट की चिंता रहती है, तो इसकी भी तैयारी शुरू कर दी है हम लोगों ने। और जल्दी ही कुछ एक नया मॉडल के साथ हम लोग आप लोगों के सामने होंगे। तो हर पेरेंट को अपनी जीवन यात्रा में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि नए नए मौके हमारे सामने आते रहते हैं, और जिंदगी एक बार मिली है, हमें बार बार जीने का मौका नहीं है। तो हम इसके साथ शिकायतें ना करें, और हम इसके साथ सामंजस्य बिठाएं। और तकलीफें इस रूप में नहीं, किसी और रूप में भी हो सकती हैं इंसान को, तो उनके साथ हम रास्ते निकालें। और आगे ईश्वर के ऊपर है कि वो हमसे क्या क्या कराना चाहते हैं, हम तैयार हैं कुछ करने के लिए। जी जी, बिल्कुल सही कहा मैम, और बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स के साथ आपने अपनी बातें शेयर की। सर, आपके भी विचार, आप क्या संदेश देना चाहेंगे, ये हम जानना चाहेंगे। हाँ, मैं पेरेंट्स को ये संदेश देना चाहता हूँ कि डोंट वरी, डोंट फियर, और मजबूती से आगे बढ़ें। और इन बच्चों के साथ अपनी पूरा मैक्सिमम एनर्जी को लगाकर आगे बढ़ें। बहुत बहुत हाँ, इनके साथ के बगैर कुछ कर पाना मुश्किल है, सारे विचार इनके होते हैं, क्योंकि सारी हिम्मत इनकी तरफ, जब मैं कोई नए कॉन्सेप्ट के साथ बात करती हूँ तो ये कहते करो, तो बस हमारा आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। जी, तो ऐसी एक दूसरे के साथ एक दूसरे की हिम्मत भी अब दोनों बढ़ाते, वो हम देख पा रहे हैं आपकी बातों को सुन करके। वो साफ झलकता है कि आप दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए इस कार्य में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और वो एक बहुत ही अहम पहलू होता है। कुछ भी ऐसा अगर हम मन में ठानते हैं करने का, मतलब खुद के लिए करना एक अलग बात होती है, बट समाज के लिए भी करना, अपने समस्याओं को जूझते हुए और आगे बढ़ करके कुछ करना, उसके लिए एक दूसरे का साथ बहुत ही जरूरी होता है। और आपके साथ तो अनेक परिवारों का साथ है, तो आप सबों को तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उस चीज के लिए। और हम अब सेशन के अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं, और इस समय हम पुस्तक में लिखी गई एक प्रार्थना के साथ हम सेशन को एंड करते। तो अभी मैं वही अभी आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो मैं प्रार्थना पढ़ती हूँ। हे प्रभु, हमें शक्ति दो, हर पल धैर्य और प्रेम की भक्ति दो। दिव्यांगता को भी दिव्यता में बदले हम, हर बच्चे को आत्मनिर्भरता की शक्ति दो। हे प्रभु, हमारे बच्चों पर वरदान करो, उनके जीवन को सक्षम और आसान करो। सबके दिल में उनके लिए प्यार जगाओ, स्वीकार्यता का सच्चा एहसास दिलाओ। जो नजरे करे तिरस्कार, उन्हें ज्ञान दो, दया नहीं सम्मान करें इसका भान दो। हे प्रभु, हमारी विनती स्वीकार करो, दुखों के बादल हटा खुशियां भर दो। दुनिया के झंझावत हमें ना डिगाएं, हर कदम पर हमें ऐसा संबल दो। सपनों के पंखों को उड़ान दो प्रभु, मुश्किलों में भी आनंद का भान दो प्रभु। तो ये प्रार्थना
बहुत ही स्ट्रांग है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी केयर गिवर्स हैं, सभी इस प्रार्थना में लिखे एक एक शब्द की शक्ति को पहचानते हैं, उसके साथ जुड़े एहसासों को हम सभी फील कर सकते हैं। और इसी प्रार्थना के साथ आज आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इतनी सारी बातें शेयर की, अपने एक्सपीरियंसेस बताए। क्या बातें हैं जो अन्य अभिभावकों को ध्यान में रखनी चाहिए, किस तरीके से आप अपनी जर्नी आगे लेकर के जा रहे हैं, ये सारी बातें सभी के लिए प्रेरणा है। तो इसे शेयर करने के लिए, हम सभी के साथ अपनी सारी एक्सपीरियंसेस, अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं। आगे आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो सफल हो और ऐसे ही आप दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए ये कारवां आगे चलाते रहें। और जितने भी दर्शक जुड़े हैं उन सभी को भी धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और अगले सत्र में हम फिर से मिलेंगे एक नए अभिभावक के साथ, उनकी जर्नी से सीखने के लिए। आप सभी के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोगों ने मौका दिया इस मंच पे आने का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका, शिवाली मैडम का, आपकी टीम का और दुबे जी का, सभी का। ठीक, धन्यवाद।